देख रहे हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। और सबसे पहले मैं यहां पर ऋषिकेश के पास में जाना चाहूंगी। तो ऋषिकेश, यहां हरियाणा में क्योंकि विपक्ष कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की अगर मैं बात करना चाहूं, क्योंकि अब हरियाणा में जिस तरह की करारी हार यहां कांग्रेस को मिली है, नजर अब महाराष्ट्र पर है। और महाराष्ट्र में जो दांव यहां पर महायुति की तरफ से चला गया है, तो क्या जो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा यहां पर कांग्रेस या कांग्रेस समेत पूरा जो एमवीए उठाता नजर आ रहा था, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को लेकर जो तमाम बयान दिए जा रहे थे, क्या उसकी एक बड़ी काट यहां पर बीजेपी ने निकाल ली है और मुश्किलें यहां पर अब एमवीए के लिए महाराष्ट्र में बढ़ती दिख रही हैं? देखिए पूजा, जब हरियाणा के चुनावी नतीजे आए और यहाँ जाट बनाम गैर जाट, जो कि कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित था, जो वोट शेयर था वो बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में गया। हालांकि कांग्रेस के वोट परसेंट 28 से 39% हो गए। बावजूद इसके महाराष्ट्र में अब एनडीए ने अपनी रणनीति बदल दी है। अश्विनी वैष्णव जो चुनाव के सह प्रभारी हैं, जो उनकी रणनीति है बीजेपी की, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में तकरीबन 33% के आसपास मराठा है और ओबीसी तकरीबन 36 से 37% है। और महाराष्ट्र में कोशिश की गई, जो देखिए कैबिनेट का कल का फैसला था, चाहे ओबीसी को लेकर हो या अनुसूचित जाति को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो या फिर मदरसे का टीए बढ़ाने को लेकर है, तो किया कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि वहाँ भी मराठा बनाम अन्य किया जाए, मराठा के वोट में वहाँ पे बंटवारा करवा जाए, क्योंकि उनके पास 2 मराठा छत्रप हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार वहाँ पे हैं, तो उनको लगता है वो कंसोलिडेशन जो है वो रोक सकते हैं। लेकिन ओबीसी का जो बड़ा चंक है, जो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ था, 48 में से 30 सीटें जीती थी, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश उन 35 से 37% वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की है। दलित वहाँ 12% के आसपास हैं, जो एससी मतदाता है, क्योंकि हरियाणा में वो फार्मूला फेल हो गया। कोशिश थी हरियाणा में कि दलित, जाट और जट और मुसलमान जो फैक्टर को जुड़ाकर तकरीबन वो 50% से ऊपर जा रहा था वोट शेयर, लेकिन नतीजे 39% तक रह गए। महज कुछ पॉइंट अंतर से ही 13 सीट का अंतर हो गया हरियाणा में। तो महाराष्ट्र में भी लगता है कि लोकसभा चुनाव में भले ही उनके मुताबिक नतीजे अच्छे नहीं रहे, लेकिन विधानसभा में वो गोलबंदी करके इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ओबीसी एससी जो क्रीमी लेयर बढ़ाया गया है, और दूसरा मुसलमान जो उसमें कुछ कोशिश की जाए, खास करके जो गैर बीजेपी दल है, जिसमें एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार हैं, मदरसे का टीए बढ़ाना 6 से 16 हज़ार करना, तो ये कोशिश है और इस पर काम शुरू हो गया है। दूसरा जो आप कह रहे हैं उसका साइड इफेक्ट उत्तर प्रदेश को लेकर है पूजा, तो उस पर भी मैं बता दूं कि देखिए भले ही हरियाणा के चुनावी नतीजे, कल हम दिल्ली में लोगों से पूछ रहे थे, उत्तर प्रदेश में जब बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं हर राज्य के जो पॉलिटिकल आवरण होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। भले ही अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर, जहाँ पर मैं कुंदर की मुरादाबाद में मौजूद हूँ, वहाँ पर ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के कोटे में 2 सीटें जाएंगी, एक मीरापुर मुजफ्फरनगर वाली सीट और दूसरी गाजियाबाद शहर, लगभग तय है। लोकसभा में भी अखिलेश यादव ने यही पैटर्न चलाया था। पहले उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया था, और दिल्ली में गठबंधन को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर बातचीत भी दूसरी तरफ चल रही थी, और आखिरी वो वाइंड अप हुआ, उसने एक शेप लिया इंडिया गठबंधन। तो यहाँ भी निश्चित तौर पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, जो सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। और यहाँ का जो पीडीए है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उसके वोट बैंक में यहाँ का राजनीतिक वातावरण अलग है। इसीलिए जब योगी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे नेक रहेंगे, मतलब साफ था कि वेस्टर्न यूपी में जो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए, उसमें लग रहा था कि जो पीडीए का समीकरण है वो मजबूत है। इसीलिए इंडिया गठबंधन को यहाँ ज़्यादा सफलता मिली। तो विधानसभा में जो 10 सीटें हैं, उसमें गठबंधन को लेकर अगर जो कोई सवाल पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस पर दबाव है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने परंपरागत तरीके से ही पॉलिटिक्स के पैटर्न को आगे बढ़ा रही है। 6 सीटों पर ऐलान कर दी है, 2 सीटें कांग्रेस के कोटे में जाएगी, मीरापुर और गाजियाबाद शहर की जो सीट है सदर की, इस 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। वहाँ तो ये इस तरीके की कोशिश है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के लिए। बाकायदा जब अखिलेश यादव के यहाँ बैठक हुई तो उसमें कहा गया कि मुसलमान जो बहुल इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण प्रचार करें, ब्राह्मण नेता वहाँ के प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके ओबीसी नेता प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े नेताओं को वहाँ उतारा जाएगा बूथ वाइज, क्योंकि हरियाणा से सब लोगों ने सबक लिया है
कि आखिरी वक्त में गोलबंदी खुद पॉलिटिकल पार्टी के न चाहते हुए जातियों के स्तर पर हो जाता है। इसीलिए हरियाणा में अप्रत्याशित कांग्रेस को नतीजों का सामना करना पड़ा और उसी को ध्यान में रखकर अखिलेश यादव ने ठीक हरियाणा नतीजे के अगले दिन 6 सीटों का ऐलान किया, लेकिन 2 सीटें कांग्रेस के कोटे में जाएगी। पीडीए यहाँ मजबूत है और हर राज्य के अपने अपने समीकरण है, इसीलिए महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ लीड लेने की कोशिश है। हरियाणा के बाद उनका जो आत्मविश्वास जो टूट गया था, डगमगा गया था, वो वापस पटरी पर दिख रहा है और इसीलिए आक्रामक तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव भी की है और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में वो कितना सफल होगा कहना मुश्किल है, लेकिन पीडीए का जो फार्मूला है उस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब भी इंटैक्ट है और ज़मीन पर उसके कितने आने वाले वक्त में इंटैक्ट रहेंगे उस पर थोड़ा मजबूत दिख रहा है। हालांकि आखिरी वक्त में कहना मुश्किल है कि वोटर किस तरफ चला जाए और क्या नतीजे आ जाए, लेकिन जो राजनीतिक फार्मूला है वो इसी के आसपास है और इसीलिए यहाँ पीडीए को लेकर कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूत है, दोनों साथ लड़ेंगे। 2 सीटों पर कांग्रेस और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। ठीक है ऋषिकेश, आपने बहुत अच्छे से अब विपक्षी गठबंधन की जो है तस्वीर सामने रखी है, चाहे यूपी हो या महाराष्ट्र, लेकिन